चलिए, फिर ये सेकंड लेक्चर है और इसके अंदर हम बात करेंगे फ्लूइड्स और फ्लूइड प्रॉपर्टीज़ की। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि फ्लूइड है क्या। दोबारा से इस बात को हम समझने की कोशिश करते हैं। हालांकि हमने पिछले लेक्चर में भी ये चीज़ जानने की कोशिश करी थी और समझा था कि फ्लूइड है क्या, लेकिन इस बार दोबारा से हम इस चीज़ को जानें। और ये जो डेफिनेशन है मैंने ये ली है विकिपीडिया से डायरेक्ट लिया मैंने, और डेफिनेशन बिल्कुल परफेक्ट है। ये डेफिनेशन ये कह रही है कि फ्लूइड जो है वो फ्लूइड कंटिन्यूसली डिफॉर्म हो रहा है अंडर एन अप्लाइड शियर स्ट्रेस में। अगर शियर स्ट्रेस अप्लाई कर रहा हूँ और वो डिफॉर्म होता चला जा रहा है, या कोई शियर स्ट्रेस का मतलब एक कोई एक्सटर्नल फोर्स जो कि परपेंडिकुलर नहीं लग रहा है, उसके सरफेस के परपेंडिकुलर नहीं लग रहा है, उसके सरफेस से किसी एंगल पर लग रहा है, दैट इज शियर। ठीक है, तो ये जो है ये फ्लूइड कहलाता है अगर वो उस शियर स्ट्रेस की वजह से वो डिफॉर्म हो रहा है। ठीक है, तो ये इसके कोई भी मैटर के जो भी मैटर है, जो भी मास है, उसके जितने भी फेजेस हैं, फेजेस मतलब स्पेशली लिक्विड फेज हुआ, गैस फेज हुआ या प्लाज्मा फेज हुआ, ये सब जो हैं ये फ्लूइड में ही आएंगे। और इसकी सीधी सी बात है, ये जो हैं ये शियर मॉड्यूलस, जीरो शियर मॉड्यूलस वाले ये फेजेस होते हैं। क्यों शियर मॉड्यूलस जीरो होने का मतलब हुआ कि भाई शियर हम अप्लाई जैसे ही करेंगे तो वो उसको रेजिस्ट नहीं कर सकते। वो जैसे अप्लाई की, अच्छा बदल जाएंगे, वो चेंज हो जाएंगे। तो शियर फोर्स जैसे ही अप्लाई होगा वो बदल जाएंगे। अगर ऐसी चीज़ है तो वो हमारा फ्लूइड कहलाता है। ये जानने की बात है। ठीक है, तो जो फ्लूइड है उसकी बात करें तो फ्लूइड नॉर्मली फ्लूइड जो लिक्विड और गैसेस के रूप में होता है उसके दो हिस्से हैं जो हम मोटा जिनके बारे में हम पढ़ेंगे। एक तो है न्यूटोनियन फ्लूइड, ये क्या होता है हम इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे, और दूसरा है नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड। न्यूटोनियन फ्लूइड के भी दो हिस्से हैं, एक तो आइडियल फ्लूइड और एक रियल फ्लूइड। इसी तरीके से नॉन न्यूटोनियन के इलास्टिक बॉडीज़ हैं, बिंगम प्लास्टिक है, स्यूडो प्लास्टिक है, डायलेंट फ्लूइड हैं। ये एक्चुअल में होते क्या है? असल में जब हम फ्लो, जो भी उस फ्लो पे जो भी शियर फोर्स लग रहा है, वो फोर्स उसमें कितना डिफॉर्मेशन क्रिएट कर रहा है, या उस फोर्स की वजह से कितनी, वो जो रेट ऑफ स्ट्रेन है, और वो जो फोर्स है, अगर वो दोनों लीनियरली उनका आपस में लीनियर रिलेशनशिप है तो हम कहेंगे कि वो न्यूटोनियन फ्लूइड है। और अगर वो नॉन लीनियर रिलेशनशिप है तो हम उसको कहेंगे नॉन न्यूटोनियन। और उसके लिए जो विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड जो है वो भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल इसके अंदर अदा करती है। ठीक है, तो ये बात जानने की है। फ्लूइड की और बातें करें हम तो एक आती है आइसोट्रॉपिक। आइसोट्रॉपिक किसे कहेंगे? आइसोट्रॉपिक वर्ड आपने पहले भी सुना होगा। आइसोट्रॉपिक जैसे ही हम बात करते हैं तो इसका मतलब होता है कि जो भी चीज़ है वो चेंज नहीं हो रही, वो जैसी है वैसी बनी हुई है। तो हमेशा अ फ्लूइड इज सेड टू बी आइसोट्रॉपिक विद रेस्पेक्ट टू एनी प्रॉपर्टी। किसी भी प्रॉपर्टी के लिए फ्लूइड को आइसोट्रॉपिक बोलेंगे यदि वो प्रॉपर्टी जो है वो अनऑल्टर्ड रहती है सारे के सारे डायरेक्शन में, किसी भी पॉइंट में। ठीक है, जैसे प्रेशर की बात करें, सामान्यतः जो प्रेशर होता है हमारे पास, जो वाटर है, अगर पानी के प्रेशर की बात करते हैं तो किसी एक पॉइंट पर चारों तरफ प्रेशर एक जैसा होता है। तो पानी जो है वो काफ़ी हद तक आइसोट्रॉपिक फ्लूइड की तरह बिहेव करता है। ठीक है, सिमिलरली एक टर्म आती है आइडियल फ्लूइड। आइडियल फ्लूइड जो है वो नॉर्मली फ्रिक्शनलेस होता है, होमोजीनियस होता है और इनकम्प्रेसिबल होता है। उसको दबाया नहीं जा सकता। होमोजीनियस माने बिल्कुल आखिरी तक
एक पूरा हिस्सा एक जैसा होता है, सब जितना भी फ्लूइड होगा, किसी कंटेनर का फ्लूइड ले लें तो उस कंटेनर के एक हिस्से में भी वैसा ही फ्लूइड होगा और दूसरे हिस्से में भी वैसा ही फ्लूइड होगा, उसकी होमोजेनिटी बदलेगी नहीं। ठीक है, इसी तो जो आइडियल फ्लूइड है वो एक्चुअल में इट इज़ इनकेपेबल ऑफ सस्टेनिंग एनी टेंजेंशियल स्ट्रेस और एक्शन इन फॉर्म ऑफ शियर। ठीक है, बट द नॉर्मल फोर्स एक्टिंग बिटवीन द एडजॉइनिंग लेयर ऑफ द फ्लूइड। कहने का मतलब ये है कि भाई आइडियल फ्लूइड जो है, जैसे वो उसकी 2 लेयर्स हैं, मैंने इस लेयर पे कोई अप्लाई किया फोर्स तो वो बिल्कुल भी सस्टेन नहीं करेगा, ये लेयर आगे चल देगी और दूसरी लेयर को छोड़ देगी। ठीक है, दूसरी लेयर यहीं रह जाएगी और वो आगे चल देगी। ये उस आइडियल फ्लूइड की बेसिक प्रॉपर्टी है। ठीक है ना, और ये जो है नॉर्मल फोर्स अगर मैं अप्लाई करता हूँ, प्रेशर जिसे कहें ऊपर से नीचे, तो वो एक डिफरेंट, इसकी बात नहीं हो रही है, ध्यान रखिएगा। ये तो हो रहा है कि नॉर्मल फोर्स से कोई इफेक्ट नहीं आ रहा, लेकिन जो टेंजेंशियल स्ट्रेस है या टेंजेंशियल फोर्स है या शीयर फोर्स है, उसमें एकदम से वो उसको सस्टेन नहीं कर पा रहा, ये लेयर फट से आगे बढ़ रही है। तो ऐसा फ्लूइड जो है वो आइडियल फ्लूइड कहलाता है। लेकिन रियल फ्लूइड जो होता है वो एक्चुअली विस्कस होता है और कंप्रेसिबल भी हो सकता है। कतई आवश्यकता नहीं है कि वो कंप्रेसिबल हो ही, लेकिन वो हो सकता है। तो रियल फ्लूइड में क्या होता है, टेंजेंशियल और नॉर्मल स्ट्रेस दोनों प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, और विस्कोसिटी या इंटरनल फ्रिक्शन जो होता है वो उसका खास कैरेक्टरिस्टिक होता है। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर एक अंतर आ जाएगा उसके फ्लो करने के तरीके में। वो अंतर क्या आएगा, देखो ध्यान से आप, कि जैसे ये पाइप के अंदर का फ्लो मैं बात कर रहा हूँ, तो जो आइडियल फ्लो होगा उसमें सब लेयर एक जैसी चल रही है। ठीक है, लेकिन जो रियल फ्लो होगा उसमें क्या हो रहा है कि ऊपर जो है वो पाइप का सरफेस है, वो सरफेस इसको रोक रहा है और उसके बाद की लेयर पे भी इफेक्ट डाल रहा है, और उसकी बाद की लेयर दूसरी लेयर को रोक रही है, उस पर इफेक्ट आ रहा है, उसकी बाद की लेयर तीसरी लेयर को रोक रही है, उस पर इफेक्ट आ रहा है। ये एक जगह तक ये इफेक्ट असर करेगा। ये जो हिस्सा है ये कहलाता है बाउंड्री लेयर। तो ये बाउंड्री लेयर के बारे में तो हम बहुत एडवांस में आगे चल के पढ़ेंगे, लेकिन ये जो है ये रियल फ्लूइड इस तरीके से बिहेव करता है कि उसमें विस्कोसिटी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है। ठीक है, तो ये खास बात है। ये तीनों तरह की जो टर्म्स हैं, हम टर्मिनोलॉजी की बात कर रहे हैं। अभी टर्मिनोलॉजी जो हमारे काम में आएंगी उनके बारे में हम फिलहाल बात कर रहे हैं। तो फ्लूइड की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, प्रॉपर्टीज़ पे जाएं। सबसे पहले ये आपने वैसे भी नॉर्मली फिजिक्स में पढ़ रखी है। डेंसिटी की बात करें तो डेंसिटी क्या होती है, मास ऑफ द फ्लूइड इन पर यूनिट वॉल्यूम। एक यूनिट वॉल्यूम में कितना उसका मास है, उसके बारे में बात करेंगे तो वो डेंसिटी कहलाएगी। सिमिलरली हम आगे बढ़ते हैं, प्रेशर की बात करते हैं। तो प्रेशर क्या होता है, लिमिट ऑफ रेशो ऑफ नॉर्मल फोर्सेस डेल्टा एफ ओवर द एरिया डेल्टा ए। यानी कि ये कोई सरफेस है, ये है डेल्टा ए और इसके ऊपर मैंने प्रेशर लगाया वो डेल्टा एफ है, तो मैं कहूँगा लिमिट डेल्टा एफ अपॉन डेल्टा ए वेयर डेल्टा ए इज टेंडिंग टू 0। ठीक है ना। तो ये जो है ये प्रेशर कहलाएगा, ये ध्यान रखने की बात है। सिमिलरली मैं बात करता हूँ सपोज स्पेसिफिक ग्रेविटी की। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी मतलब रेशियो ऑफ द स्पेसिफिक वेट ऑफ द फ्लूइड टू द स्पेसिफिक वेट ऑफ द इक्वल वॉल्यूम ऑफ वाटर एट स्टैंडर्ड कंडीशंस। यानी स्टैंडर्ड वाटर की स्टैंडर्ड कंडीशन मानी जाती है वो जिस पे वो अपने शेप को चेंज करता है, यानी सॉलिड से लिक्विड फॉर्म में आता है, दैट इज़ 4 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये 4 डिग्री सेंटीग्रेड या 68 डिग्री फ़ारेनहाइट पे वो चेंज होता है। तो स्पेसिफिक वेट का मतलब है कि उस फ्लूइड का स्पेसिफिक वेट डिवाइडेड बाय वाटर का स्पेसिफिक वेट, दैट इज़ कॉल्ड स्पेसिफिक ग्रेविटी। सिमिलरली स्पेसिफिक हीट की अगर बात करें तो इट इज़ द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ अ यूनिट मास ऑफ द मीडियम बाय 1 डिग्री। यानी वो जो फ्लूइड मीडियम है उसका एक यूनिट मास का 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने में जो भी हीट काम में आई, दैट इज कॉल्ड स्पेसिफिक हीट। सिमिलरली आपने सरफेस टेंशन भी पढ़ रखा होगा। सरफेस टेंशन क्या होती है, इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ द फ्लूइड सरफेस विच एक्सर्ट टेंशन अगेंस्ट द चेंज ऑफ शेप। मतलब आपने देखा होगा कि हम ये कैपिलरी फ्लो में स्पेशली आपने ये चीज़ पढ़ी होगी कि ये कैपिलरी है और उस पर
जो शेप है इसकी फ्लूइड की, अगर इसमें फ्लूइड भरा हुआ है तो ऊपर की जो शेप है ना वो ऐसी बनेगी, वो ऐसी फ्लैट नहीं होगी कभी भी, वो ऐसी बनेगी। और ऐसी क्यों बनेगी? क्योंकि वो क्या कर रहा है, एक हिस्सा दूसरे हिस्से को बांधे रख रहा है टेंजेंशियल स्ट्रेस के वजह से। ठीक है ना। इसी तरीके से प्रेशर हमने पढ़ ही लिया। थर्मल कंडक्टिविटी क्या होगी? तो थर्मल कंडक्टिविटी की अगर हम बात करें तो थर्मल कंडक्टिविटी जो है इट इज द प्रोपोर्शनैलिटी फैक्टर फॉर द फोरियर हीट कंडक्शन लॉ। हीट कंडक्शन लॉ जो है उसके जिसे कहें उसके जो प्रोपोर्शनैलिटी फैक्टर होता है ये उसको बताता है। तो एक्चुअल में हीट कंडक्टिविटी लॉ क्या है, वो क्या कहता है अपना, वो कहता है कि ये जो Qn है इट इज़ प्रोपोर्शनल टू माइनस कैपा डेल टी बाय डेल एन। ये हमारा फोरियर हीट कंडक्शन लॉ है। और ये Qn क्या है? Qn एक्चुअली इट डिनोट्स द हीट फ्लक्स। ये जो है हीट फ्लक्स बताता है। और डेल्टा टी बाय डेल्टा एन जो लिया है ये क्या है? ये रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर विद द डिस्टेंस इन द डायरेक्शन ऑफ नॉर्मल ऑफ द सरफेस। यानी कोई सरफेस है उसका डायरेक्शन, नॉर्मल का डायरेक्शन या सरफेस का डायरेक्शन क्या होगा? ये वाला डायरेक्शन होगा। तो इस डायरेक्शन पे जो चेंज ऑफ हीट या चेंज ऑफ टेम्परेचर आ रहा है वो किस तरीके से, वो डिपेंड कर, उससे हीट फ्लक्स पता पड़ता है ना। तो ये प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट हम इसमें कैपा लगाते हैं, इसको कैपा बोलते हैं, KAPPA, इसका प्रोनाउंसिएशन होता है कैपा। तो ये कैपा अप्लाई होता है। ये कैपा जो है इसको हम थर्मल कंडक्टिविटी के रूप में जानते हैं, राइट। तो इसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आती है, वो देखिए विस्कोसिटी। विस्कोसिटी की बात करें तो विस्कोसिटी जो है वो एक्चुअली फ्लूइड की वो प्रॉपर्टी है विच रेजिस्ट इट्स ओन मोशन और फ्लो, जो उसके खुद के मोशन को या खुद के फ्लो को रेजिस्ट करती है। जैसा कि मैं आपको बोलूं कि ये देखिए क्या होता है कि ये मान लीजिए एक प्लेट है, ऊपर ये अपर प्लेट है, सिमिलरली ये लोअर प्लेट है, और इसके बीच में कोई फ्लूइड फ्लो हो रहा है, यहाँ पर फ्लो है। ठीक है, तो ये फ्लो किस तरीके से होगा ये बड़ी इंपॉर्टेंट और बड़ी ही खास बात है। यहाँ पर ऊपर वाली प्लेट जो है वो मूव कर गई किस वेलोसिटी से? u वेलोसिटी, इट इज मूविंग। जब ये मूव कर गई, अभी जो फ्लो नहीं है इसके अंदर, वाटर या जो भी कहें फ्लूइड था, इसके अंदर कोई भी फ्लूइड था जो कि विस्कस था, अगर ये नॉन विस्कस होता या आइडियल फ्लूइड होता तो क्या होता? इस प्लेट के मूव करने से पूरे फ्लूइड पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। इस प्लेट पे जो फ्लूइड की लेयर चिपकी हुई थी वो उसके साथ साथ चली जाती है आगे, और बाकी लेयर पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अभी क्या हो रहा है कि चूंकि एक लेयर दूसरी लेयर पर फ्रिक्शन फोर्स डालती है, इंटरनल फ्रिक्शन, तो इस वजह से वो क्या करती है, जितनी ये चल रही है उसका थोड़ा सा इफेक्ट इस पर भी आता है। फिर ये लेयर चली तो इसका थोड़ा सा इफेक्ट दूसरी लेयर पर आया, ये लेयर चली तो इसका थोड़ा सा इफेक्ट तीसरी लेयर पर आया, और ये चलता चलता कम होता चला जा रहा है। क्यों कम होता चला जा रहा है? क्योंकि जो आखिरी हिस्सा है यहाँ पर तो वेलोसिटी 0 है। तो ये इस तरीके से इसका मूवमेंट होगा, राइट। तो अब देखें कि ये मूवमेंट जो है, जो विस्कोसिटी की वजह से ये मूवमेंट जो है ये किस तरीके से काम कर रहा है। तो मैं ये अगर कहता हूं कि A जो है, A इज द एरिया ऑफ प्लेट, अगर मैं ये कहता हूं, ठीक है, तो A अगर एरिया है प्लेट का, तो जो फोर्स पर यूनिट एरिया है, ये वेलोसिटी डिक्रीज कैसे हो रहा है? ये वेलोसिटी डिक्रीज हो रहा है फोर्स पर यूनिट एरिया के प्रोपोर्शन में। यानी कि हर यूनिट एरिया पे अभी जो एरिया है उस पर जो फोर्स अप्लाई हो रहा है, जो फ्रिक्शनल फोर्स अप्लाई हो रहा है, उसके हिसाब से कमी आ रही है अगले वाले में। तो ये फोर्स पर यूनिट एरिया जो है दैट इज मीन्स F/A जो है, इससे
ये जो है ये आपके वेलोसिटी में, डिस्टेंस में जो चेंज आ रहा है, पर यूनिट डिस्टेंस में वेलोसिटी में जो चेंज आ रहा है, यानी कि u/y0 से उसको डिनोट करेंगे, उसके प्रोपोर्शन में। यानी कि हर बार क्या हो रहा है, वेलोसिटी में चेंज आ रहा है, यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो y0 है मान रहे हैं, ठीक है। तो नीचे जा रहे हैं फिर चेंज आया, फिर नीचे जा रहे हैं फिर चेंज आया, तो ये जो चेंज है ये फोर्स पर यूनिट एरिया भी में भी चेंज आ रहा है, यानी कि ये जो फोर्स लग रहा है, शेयर फोर्स जो लग रहा है, उसमें भी ये चेंज आ रहा है। तो ये दोनों आपस में प्रोपोर्शनल है, ठीक है। इसका मतलब मैं ये कहूँ तो F जो है इट इज़ प्रोपोर्शनल टू AU/y0। इसका मतलब इट इज़ म्यू AU/y0, ठीक है। तो ये जो है ये म्यू है, दिस इज कॉल्ड एज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी यहाँ पे। अच्छा, तो अब सीधी सी बात ये है कि अगर मैं ये कहूँ कि टॉ नाम की एक चीज़ है जिसको मैं नाम दे रहा हूँ शियर स्ट्रेस का, ठीक है, मैं शियर स्ट्रेस का नाम दे रहा हूँ, तो ये जो चीज़ है टॉ, शियर स्ट्रेस जो है, ये किसके बीच में है, किन्हीं भी दो लेयर्स के बीच में है। ये स्ट्रेस कैसे लगती है, ये स्ट्रेस टेंजेंशियल लगती है। तो ये जो है किन्हीं भी दो एडजेसेंट लेयर फ्लूइड की जो है उनके बीच में है। तो यहाँ पर उन एडजेसेंट लेयर के बीच का डिस्टेंस है dy, और जो वेलोसिटी में चेंज जो आ रहा है वो क्या है, du। आगे बात समझ में। तो इसका मतलब जो फोर्स जो अप्लाई हुआ, जो शियर स्ट्रेस उसके अंदर जो अप्लाई हो रही है वो क्या है, वो एक्चुअली म्यू du/dy है, ठीक है। तो यहाँ पर एक्चुअल में जो शियर स्ट्रेस आई टॉ, इट विल बिकम, टॉ विल बी म्यू du/dy, राइट। सो नाउ दिस constant of proportionality is called as dynamic viscosity। ये खास बात है जानने की। और ये जो पूरा नियम है, ये जो पूरी इक्वेशन बनी, ये इक्वेशन कहलाती है न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। ये न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी कहलाता है, ठीक है। और जितने भी फ्लूइड इस न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी को फॉलो करते हैं या इस न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी को मानते हैं वो कहलाते हैं न्यूटोनियन, या जो नहीं मानते हैं वो कहलाते हैं नॉन न्यूटोनियन, ठीक है। ये सबसे इम्पॉर्टेंट बात है। ये न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी है, इसको मानने वाला जो फ्लूइड है वो न्यूटोनियन फ्लूइड कहलाएगा, इसको नहीं मानने वाला फ्लूइड जो है वो नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड कहलाएगा। और आप देख भी रहे हैं कि ये du/dy क्या है, du/dy क्या है, ये रेट ऑफ डिफॉर्मेशन है। भाई रेट ऑफ डिफॉर्मेशन हुई ना, यहाँ फ्लूइड ज़्यादा आगे सरक गया, यहाँ फ्लूइड कम आगे सरका, दिस इज यू, दिस इज चेंज इन यू है। तो ये फ्लूइड डिफॉर्म होता चला जा रहा है नीचे तक आते आते। तो ये रेट ऑफ डिफॉर्मेशन जो है और वो जो प्रेशर या ये जो शियर स्ट्रेस जो है, शियर फोर्स जो है, उनके बीच में जो रिलेशनशिप है, दैट रिलेशनशिप इज लीनियर रिलेशनशिप। दिस इज अ लाइन एंड म्यू इज द स्लोप ऑफ दैट लाइन, ठीक है। तो ये जो लीनियर रिलेशनशिप है, इसके होने की वजह से ही ये न्यूटोनियन फ्लूइड्स कहलाते हैं। और इस बात को और मैं साफ कर दूं कि ये टॉ इज इक्वल टू म्यू du/dy, ये आपका रिलेशनशिप है। यदि मैं कहता हूँ कि टॉ इज इक्वल टू 0 है ना, तो ये टॉ इज इक्वल टू 0 कब होगा, शियर स्ट्रेस आएगी ही नहीं, कोई चेंज हो ही नहीं रहा है, ठीक है ना। टॉ इज इक्वल टू 0 यानी स्ट्रेस हम अप्लाई कर रहे हैं लेकिन वो स्ट्रेस वहाँ पर दिख ही नहीं रही, क्योंकि उसका जो रेजिस्टेंस है उस स्ट्रेस के लिए, शियर स्ट्रेस के लिए, वो 0 है। तो आपको कोई डिफॉर्मेशन दिखेगा ही नहीं है एक्चुअल में। दिस du/dy इज इक्वल टू 0 हो जाएगा इससे अल्टीमेटली। तो ये क्या है, इट इज अ आइडियल फील्ड, ठीक है।
सिमिलरली अगर मैं कहता हूँ कि du/dy कोई डिफॉर्मेशन नहीं होता है ना, और मैं कहता हूँ म्यू इज टेंडिंग टू इन्फिनिटी, ठीक है, म्यू इज टेंडिंग टू इन्फिनिटी, ठीक, तो ये क्या है, ये इलास्टिक बॉडी बताती है, इलास्टिक बॉडी बताती है। सीधी सी बात है, जो आपका विस्कोसिटी वाला फैक्टर है वो बहुत ज़्यादा बढ़ता चला जा रहा है, यानी एक लेयर दूसरी लेयर पर बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस डाल रही है। ऐसे रेजिस्टेंस कब आता है, जब बॉडी इलास्टिक हो, है ना। इलास्टिक बॉडी इज नॉट एक्चुअली अ रिजिड बॉडी, इलास्टिक बॉडी इज एक्चुअली अ फ्लूइड बॉडी, ठीक है। इसी तरीके से जो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी जो है, यानी म्यू अगर कांस्टेंट है भी कांस्टेंट, ठीक है, ये डज नॉट चेंज विद द रेट ऑफ डिफॉर्मेशन, है ना, तो ये न्यूटोनियन कहलाएगा, क्योंकि यहाँ पर ये क्या बन गया, इसमें कोई चेंज नहीं आ रहा है, ठीक है। लेकिन अगर म्यू जो है वो वेरिएबल है, यानी कि वो चेंज हो रहा है, तो ऐसे केस में ये नॉन न्यूटोनियन है, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखने की है कि न्यूटोनियन फ्लूइड और नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड कौन कौन से हैं, ठीक है। तो आप ध्यान अगर देखेंगे भी तो आपको मैं बता दूं, ये अगर मैं ग्राफ बनाने की कोशिश करता हूँ, ये ओरिजिन है, ये एक्स एक्सिस है, और ये एक्स एक्सिस पर हम du/dy बता रहे हैं, ये वाई एक्सिस है, इस पर हम बता रहे हैं टॉ। तो अगर सीधी लाइन आती है तो नेचुरली वो किसको बताएगी, न्यूटोनियन को, और उसके अलावा जो भी आएगी वो सब नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड होंगे। स्यूडोप्लास्टिक इस तरीके से आएगा, बिंगम प्लास्टिक इस तरीके से आएगा, इसके बाद डायलेटेंट आ जाएगा तो वो इस तरीके से आएगा। आइडियल फ्लूइड जो होगा वो बिल्कुल यहां पर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि उसमें शियर स्ट्रेस होगी ही नहीं, ठीक है। तो ये चीज़ें जो हैं ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, और ये इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं और इनको आपको ध्यान रखना है, जानना है, ये हमको आगे चल के लगातार काम में आएंगी, ठीक है। तो ये हमारा दूसरा लेक्चर था जिसमें ख़ास तौर से हमने जो फ्लूइड की जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, बेसिक प्रॉपर्टीज़ हैं, बेसिक फ्लो हैं, उसके बारे में बात की थी। अब नेक्स्ट लेसन में हम देखेंगे कि लैग्रेंजियन और आइलरियन फ्लोस क्या होते हैं, या लैग्रेंजियन और आइलरियन मेथड्स क्या होते हैं। तो ये चीज़ें एक एक करके हम सामान्यतः लैग्रेंजियन मेथड को हम सिर्फ जानेंगे, लेकिन हमारा जो फ्लूइड डायनामिक्स का जो आगे का हिस्सा होगा, जिसको हम पढ़ेंगे और जिसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे, वो सारा जो है आइलरियन मेथड पे या आइलरियन साइंस पे ही डिपेंडेंट होगा। सो चलिए देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में कि लैग्रेंजियन मेथड क्या होता है और आइलरियन मेथड क्या होता है, दोनों के बीच का डिफरेंस क्या होता है, किस तरीके से उनको काम में लिया जाता है। Until then, all the best, take care.